प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोक के अनुसार सरकार के कार्य, उसकी सीमाएं, राज्य की विशेषताएं और उनकी क्या क्या बंदिशें हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। लोक के बारे में हमने उसके सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत राज्य की स्थापना से पूर्व की अवस्था, मानव के स्वभाव के संबंध में चर्चा, राज्य की स्थापना किस तरह से की जाती है, इस पर पिछले वीडियो में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम ये बताने का प्रयास करेंगे कि लोग सरकार के कार्य को किस प्रकार परिभाषित करता है, सरकार किसे कहते हैं आदि पर चर्चा करेंगे। लोक कहता है कि सामाजिक समझौता दो प्रकार से होता है। प्रथम प्रकार के समझौते में व्यक्ति समाज की स्थापना करते हैं और दूसरे प्रकार के समझौते में व्यक्ति जो समाज बनाया है वो समाज सरकार से समझौता करती है। जो पहला समझौता है, पहले समझौते के फलस्वरूप समाज की स्थापना की जाती है, वो स्थायी होती है, उसको भंग नहीं किया जा सकता, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता। लेकिन दूसरी प्रकार का जो समझौता है जिसमें सरकार की स्थापना की जाती है, उसको अगर समाज के व्यक्ति ये चाहते हैं, ये सोचते हैं, ये समझते हैं कि सरकार उनके हितों की रक्षा नहीं कर पा रही है, तो उसको हटाकर उसकी जगह पर दूसरी सरकार अर्थात दूसरे व्यक्ति नियुक्त कर सकती है। इसलिए उन्होंने इस सरकार को ट्रस्ट का नाम दिया, अर्थात ये आवश्यकता के अनुसार इसको खत्म किया जा सकता है। सरकार और समाज के बीच में जो समझौता होता है उनको लोग ट्रस्ट का नाम देता है। उनका मतलब है कि सरकार समाज के लिए हमेशा कार्य करेगी, अगर वह ट्रस्ट का उल्लंघन करती है तो उसे हटाया जा सकता है। मनुष्यों के समाज में संगठित होने तथा अपने आप में सरकार के अधीन रखने का महान एवं मुख्य उद्देश्य अपनी संपत्ति की रक्षा करना। व्यक्ति सरकार की स्थापना अपनी संपत्ति की सुरक्षा के लिए करता है और संपत्ति से लोक का अर्थ केवल मनी से नहीं है। यहाँ संपत्ति का शब्द को उन्होंने बहुत व्यापक दृष्टिकोण से देखा है, जिसके अंतर्गत जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी समाहित है। ये कार्य सरकार को करना है। सरकार के उन्होंने 3 प्रकार के कार्य बताए हैं जो मुख्य रूप से इस प्रकार है। पहला है मानव जीवन को व्यवस्थित रखना, समस्त विवादों का निर्णय करना, न्याय और अन्याय, उचित और अनुचित के मानदंडों का निर्धारण करना। अर्थात व्यवस्था वर्तमान समय में जो व्यवस्थापिका जो कार्य करती है, कानून बनाने का और नियम बनाने का, तो वह कार्य सरकार का है और ये सरकार उन कार्यों को करेगी। दूसरे प्रकार की कार्य है उसका ऐसी शक्तियों की स्थापना करेगी सरकार जिसमें व्यक्तियों के पारस्परिक विवादों पर निर्णय दे सके, अर्थात न्यायपालिका की स्थापना। अर्थात व्यक्तियों के बीच में कोई विवाद है, व्यक्तियों के बीच में कोई असंगति है, तो उस पर निर्णय देने के लिए सरकार ने एक न्यायपालिका के रूप में कार्य करेगा। तीसरा है दूसरों समाज दूसरे नागरिकों से समाज अपने नागरिकों के हितों की रक्षा करना, अर्थात कार्यपालिका संबंधी कार्य करना, युद्ध की घोषणा करना, शांति स्थापित करना, दूसरे राज्यों से संधि करना, न्यायपालिका के निर्णयों को क्रियान्वित करना, इसके अंतर्गत आता है। इन्हें सरकार के कार्यपालिका का नाम दिया जाता है। जो वर्तमान समय में है उसी तरह से उन्होंने भी इसको पूर्ण रूप से माना है।
उनका मत था कि सरकार के तीनों अंगों को अपने पृथक पृथक गुणों और शक्तियों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करना चाहिए। अर्थात शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का लोग ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से समर्थन किया है। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका को अलग अलग डिवाइड किया है उनके कार्य को, और ये कार्य उन संस्थाओं को करने चाहिए, एक दूसरे में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहिए। इस प्रकार लोग एक ऐसी सरकार जो वर्तमान में है कार्य कर रही है उसकी उन्होंने कार्य योजना दृष्टिकोण उस समय ही बना दिए थे। उनका मत था कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, जो लोग कानून बनाते हैं उन्हीं को उसकी व्याख्या करने का अधिकार दे देना बुद्धिहीनता है। इसलिए न्यायपालिका और कार्यपालिका को तो एक दूसरे से पृथक रखा जाना चाहिए। यद्यपि न्यायपालिका और कार्यपालिका कार्यों में स्पष्ट भेद है तथा लोग ने दोनों ही कार्यों को एक अंग को सौंपने को तैयार है, क्योंकि ये दोनों अंग सरकार की सशक्त शक्ति के आधार पर ही अपना कार्य कर सकते हैं। हार्मोन इस संबंध में लिखते हैं, लोक के युग में न्याय का कार्य भी कार्यपालिका के अधीन ही माना जाता था, अतः लोग उसके लिए पृथक न्यायपालिका की व्यवस्था नहीं बनाता। निस्संदेह वह पृथक और निष्पक्ष न्याय व्यवस्था का समर्थन करता है, परंतु न्यायपालिका के पृथक्करण तथा स्वतंत्रता के सिद्धांत को नहीं मानता। इस प्रकार लोक शक्ति विभाजन की स्थापना करता है, परंतु उसने इस सिद्धांत की रचना अपनी सुनिश्चित रूप से नहीं की, बल्कि एक सामाजिक समझौते के फलस्वरूप ये स्थापना हुई। वैसे शक्ति पृथक्करण का जो स्पष्ट रूप से उल्लेख मॉन्टेस्क्यू ने किया है। लोक के अब हम आते हैं, लोक ने जो राज्य दिया था, राज्य की स्थापना की थी, उसकी क्या क्या विशेषता है। पहली है, राज्य मानव कल्याण का एक साधन मात्र है। लोक कहता है कि व्यक्ति को साध्य और राज्य एक साधन मात्र है। राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं। लोक के अनुसार शासन का उद्देश्य समुदाय का कल्याण है, अर्थात राज्य का महत्व उसी सीमा तक है जिस सीमा तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। अर्थात व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करने वाला साधन मात्र राज्य है। अर्थात राज्य को ये तीनों कार्य सौंपे गए हैं, अर्थात राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए नियुक्त किया है, पहला। दूसरा है, राज्य का आधार जन सहमति है। लोक का मत है कि राज्य का अंतिम जन सहमति पर आधारित होना चाहिए। राज्य की उत्पत्ति के संबंध में वो सामाजिक समझौता को अपनाता है, और उसका मूल विचार यह है कि राज्य की स्थापना जन सहमति के आधार पर ही हुई है। इसके अतिरिक्त लोक का राज्य वर्तमान परिस्थितियों में जन सहमति पर टिका हुआ है। लोक के अनुसार जनता राज्य की आज्ञाओं का पालन इसलिए करती है कि राज्य की सत्ता जन सहमति पर आधारित है। राज्य की आज्ञाओं का पालन करना जनता के हित में है, किंतु शासक वर्ग केवल अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए मनमाना शासन करने की प्रवृत्ति को अपनाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में जनता शासन की आज्ञाओं को पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। लोक कहता है कि अगर राज्य जनता के हितों के अनुसार कार्य नहीं कर रहा है तो लोग उसके आदेशों को पालना करे, यह कोई बाध्य नहीं है। दूसरा है, सीमित राज्य का और ध्यान देता है। लोक के अनुसार राज्य का एक प्रमुख विशेषता यह है कि उसे सीमित शक्तियां प्रदान की जाती हैं। निरपेक्ष और असीमित सत्ता उसको वह नहीं देता है। स्वयं लोक के शब्दों में राज्य को निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु न्यायाधीश शक्तियां प्राप्त है। उसकी शक्ति लोक कल्याण के लक्ष्य के सिद्धि के लिए है। जिस साधन
के आधार पर सरकार के द्वारा अपनी शक्तियों का अधिकार दिया गया है उसे संविदा कहकर नहीं पुकारता, वरना उसको ट्रस्ट कहता है। ट्रस्ट से यह भाव निहित है कि सरकार की शक्तियां सीमित है। यदि सरकार इस ट्रस्ट की सीमाओं का उल्लंघन करती है तो समाज को अधिकार है कि वह सरकार को भंग कर दे। नेक्स्ट विशेषता उसकी संवैधानिक राज्य। लोक कहता है कि राज्य एक संवैधानिक राज्य होगा जिसके अंतर्गत विधि का शासन होगा, मनमाने शासन को नहीं। लोक राज्य में विधि को सर्वोच्च स्थान देता है, शासक और शासित दोनों को समान रूप से उचित विधियों के पालन का निर्देश देता है। लोक ने स्पष्ट कहा कि जहां कानून का अंत होता है वहां अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अर्थात जिस देश में, जिस शासन व्यवस्था में जहां कानून का अंत हो जाता है उस देश और उस शासन व्यवस्था में अत्याचार प्रारंभ हो जाता है। अर्थात लोक शासन के द्वारा स्वविवेक संकटकालीन शक्तियों के प्रयोग को स्वीकार करता है, लेकिन इसका कथन है कि वे शक्तियां विधि के शासन की पूरक हो, विकल्प नहीं। अतः शासक के द्वारा इन शक्तियों का प्रयोग अपवाद रूप में और विशेष परिस्थितियों के अंतर्गत किया जाना चाहिए। लोक कहता है कि विधि सर्वोपरि है और विधि कैसे होनी चाहिए? जनता के हित में होनी चाहिए। उन जनता के हित में जो विधियां होती है वो राज्य भी बंधा हुआ होता है और व्यक्ति भी बंधे हुए, अर्थात व्यक्ति के हित में ही राज्य की स्थापना की जाती है। राज्य अगर विधियों का पालन नहीं करता है, उस कमिटमेंट का पालन नहीं करता है, तो व्यक्ति उससे छुटकारा पाने का पूर्ण हकदार है। नेक्स्ट है निषेधात्मक राज्य। लोक कहता है कि राज्य एक निषेधात्मक होगा, सकारात्मक राज्य नहीं। लोक के अनुसार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना मात्र है, उसके चरित्र को सुधारना, नैतिक उत्थान करना नहीं। अपनी पुस्तक में वो स्पष्ट रूप से कहता है राज्य व्यक्तियों के नैतिक विकास की क्षमता नहीं रखता, नहीं उनके द्वारा ऐसा प्रयास किया जाना चाहिए। राज्य को निषेध किया गया है कि ये कार्य नहीं करेगा, ये कार्य राज्य की ओर से किया जाएगा। इस प्रकार लोग राज्य के व्यक्तियों के कल्याण के लिए निर्मित, सीमित और संवैधानिक सत्ता वाला तथा जन सहमति पर आधारित राज्य की बात करता है। व्यक्ति एक ट्रस्ट के रूप में कार्य करता है। व्यक्ति राज्य को एक ट्रस्ट के रूप में देखता है। अगर वह जनता की इच्छाओं की पूर्ति नहीं करता है तो उसको हटाया जा सकता है। लोक का विचार था कि समाज का स्थान सरकार से ऊपर होने के कारण सरकार के भंग होने पर ही भी समाज ज्यों का त्यों बना रहता है। इस प्रकार सरकार को हटाने सामाजिक अव्यवस्था का कारण नहीं बनती, वह जनता के क्रांति करने के अधिकार पर भी दो सीमाएं लगाता है। पहली है, क्रांति तभी करनी चाहिए जब शासक जनता के अधिकारों की रक्षा नहीं कर सके और जनता पर अत्याचार कर रहा हो। दूसरा है, क्रांति का अधिकार का प्रयोग समाज के बहुमत द्वारा ही किया जा सकता है, अल्पमत द्वारा नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोग ने जो अपने सामाजिक समझौते के सिद्धांत पे जो विचार दिए थे बहुत ही प्रासंगिक है। वो वर्तमान समय में जो आज के टाइम में जिस तरह के विचार है वो लोग ने उस समय दे दिए थे। उन्होंने बहुमत को महत्व दिया। उन्होंने जनता पर यह भी प्रतिबंध लगाया कि वो बिना कोई वजह से क्रांति नहीं कर सकते। इस प्रकार लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाश्चात्य राजनीतिक विचारक था जिन्होंने अपने विचारों में लोकतंत्र के प्रति, सरकार के प्रति, समाज के प्रति, सरकार के अंगों के बारे में बहुत ही विस्तृत रूप से अपने पुस्तकों में व्याख्या और चर्चा की। धन्यवाद बच्चों।